नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे 19 दिसंबर 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हुआ था जेल वार्डन और फायरमैन का, उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे, मुख्य रूप से मैंने 5 प्रश्नों का चयन किया गया। देखिए दोस्तों, जो फायरमैन और जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था, केवल 10 ही प्रश्न जो है गणित के पूछे जाते थे। अब ऐसे में 10 में से मैंने 5 प्रश्नों का चयन किया, बाकी के जो 5 हैं वो बहुत ज्यादा आसान है। तो मुझे जो थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन, मैंने उसको जो है, वैसे तो देखा जाए तो 10 ही प्रश्न जो है बहुत आसान थे। कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं, सर ये तो बहुत आसान प्रश्न, क्या ऐसा ही आएगा? भाई ऐसा ही आता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो गणित के प्रश्न होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि भाई देखो, गणित के जो प्रश्न आते हैं वो हार्ड नहीं होते। आप लोग जो गणित से भागने का प्रयास करते हो, भागिए नहीं, बहुत आसान प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों मैं देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करता हूं। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहा हूं। और ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं तो रात के 11:30 बज रहे हैं और पूरे 12 घंटे की ड्यूटी मैं किया हूं, सुबह 8 से लेकर के रात में 8 बजे तक। और उसके बाद आपके लिए मैं कंटेंट बनाता हूं, तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन प्रारंभ करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि ए 67% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ए कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 67%। ठीक है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। मतलब ये जो अंक ला रहा है ना 67% अंक, ये उत्तीर्ण अंक जितना चाहिए उससे कितना अधिक है? 192 अंक। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 192 अंक। अब दूसरी लाइन में क्या कहता है कि जबकि बी 27% अंक ला रहा है। बी कितना प्रतिशत ला रहा है? 27%। ठीक है, ये 192 अंक जो है अधिक है। ठीक है, और बी 27% अंक लेकर के आ रहा है, जो कि 38 अंकों से फेल हो जाता है। बी कितना प्रतिशत अंक लेकर के आ रहा है? 27%। और फेल कितने नंबर से हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 48। कितने? 48 नंबर से जो है ये फेल हो जा रहा है। यानी कि ये 48 नंबर इसको और मतलब लाना चाहिए था, इसने कम लाया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको इसमें पूछ रहा है कि उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक कितने थे। इस समय जो है पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो पासिंग मार्क्स के लिए सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक के लिए क्या करना है कि जो हमारा ये अंक दिया है ना कि ये 192 अंक अधिक ला रहा है और ये 48 अंक से फेल हो रहा है, इन दोनों को हमको जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को हमको जोड़ देना है। और जो प्रतिशत वाला मान दिया है 67% और 27%, इनका ले लेना है अंतर। इनका क्या ले लेना है? अंतर ले लेना। जब इनका आप अंतर लेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे हो जाएगा 40। ठीक है, और गुणे 100। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 8 2 10 हाथ में आया 1, 5 9 14 हाथ में आया 1 और 240/40 गुणे 100। 1 0 से 1 0 गया, 4 6 24। तो हमारा पूर्णांक कितना निकल कर आ गया? 600। पूर्णांक कितना आ गया? 600। अब ध्यान देना है कि पूछ रहा है उत्तीर्ण के लिए आवश्यक अंक कितने थे। उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स। अब देखिए 27% बी कितना प्राप्त कर रहा है? 27% प्राप्त कर रहा है, तो 600 का 27% मैंने निकाल दिया। ठीक है, 600 का 27% निकाल दिया और उसके बाद जो है मैंने 48 जोड़ दिया। 48 मैंने जोड़ा क्यों है? क्योंकि ये 48 अंक से फेल हो रहा है, यानी अगर इसको 48 अंक और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो 600 का जब आप 27% निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 गया। अब जब 6 और 27 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 का 2 हाथ में आया 4, 6 दूना के 12 4 16, 162 प्लस 48, यानी कि 8 2 10 का 0 हाथ में आया 1, 6 4 10 1 11 1 और 2। तो पासिंग मार्क्स कितने थे दोस्तों? 200 अंक। कितने थे? 200 अंक। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों जो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि हरीश एक व्यापार में 16,000 का निवेश करता है। ठीक है, कितना निवेश कर रहा है? 16,000। यानी हमारा जो पी है वो कितना हो गया? 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए। ठीक है, जो कि
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है ये, ठीक है। आर कितना दे रखा है ये, आर कितना दे रखा है 10%, ठीक। 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगी? टी कितना दे दिया? टी दे दिया 3 वर्ष। कितना दे दिया? 3 वर्ष। तो अच्छा मैं आपसे बोलूं कि ये जो 8-10% दिया है, अगर मैं इसको भिन्न में बदलना चाहूं तो क्या होगा? 1/10। क्या होगा? 1/10 कैसे होगा? 10% को आप लिख सकते हैं 10/100, ये 0 से ये 0 गया तो 1/10 लिख सकते हैं ना। अब ये दर है, ये क्या है? दर है। तो 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए 10 से, पहले वर्ष में 10 से होगा 11, 1 की वृद्धि होगी। देखिए 10 पे 1 की वृद्धि होगी। दर का मतलब क्या है? दर बढ़ेगा ना, पैसा जब उस पे जब जो है कि जब ब्याज लग रहा है तो पैसा उसका बढ़ेगा, तो 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। ये हो गया पहला वर्ष। दूसरा वर्ष क्या होगा? फिर यही प्रक्रिया होगी। तीसरा वर्ष क्या होगा? फिर यही प्रक्रिया होगी ना। अब क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देना है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 1000, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1331, ठीक है। ये आ गया। इन दोनों का अंतर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा? 331 आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 331 है ये क्या है? ये क्या है? ये ब्याज है। ये आपका मिश्र धन है और ये क्या है? आपका मूलधन। ये हमने माना था, ये हमारा माना हुआ वैल्यू है, ठीक है। तो 1000 बराबर एक्चुअल में कितना है? 16000, क्योंकि हमारा जो मूलधन है वो तो दे रखा है। पी जो है हमारा मूलधन वो तो दे रखा है ना 16000। तो 1000 तो ये मैंने मान रखा था। ये क्या है हमारा? ये पी है और ये क्या है हमारा? मिश्र धन है, ठीक है। तो 1000 का वैल्यू 16000 है, तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 16 होगा। तो ये हमारा ब्याज है, लेकिन ये भी मानी हुई वैल्यू है। ये एक्चुअल वैल्यू तब आएगी जब हम इस 16 का गुणा इसमें करेंगे। 16 एक कम, 16 का 6 हाथ में आया 1, 16 का 32, 16 या 48, 48 1, 49 का 9 हाथ में आया 4, 16 या 48, 4 52, ठीक है। ये आपका ब्याज हुआ। ये क्या है? ये सीआई है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि हरीश द्वारा प्राप्त धनराशि, यानी कि ये पूछ रहा है मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा निकला है, इसमें हम जब मूलधन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मूलधन कितना है? 16000। तो 16000 बस इसमें आपको जोड़ देना है, आ जाएगा आपका आंसर। 6 का 6 हो जाएगा, 9 का 9, 2 का 2, 6 5 11 1, ये आ जाएगा आपका 21296 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। 21296, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, 1.25 गुणे 0.05 गुणे 0.004 इसके बराबर जो है क्या होगा? मतलब कि इसका हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए सबसे पहले हमको ये, जब इस तरीके का जब भी प्रश्न है तो आपको दशमलव सबसे पहले हटाना है। दशमलव कैसे हटेगा बताता हूं। ये है जब हम ऊपर नीचे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खिसक करके यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला 100 तो ये दशमलव खिसका करके यहां पे ला देगा गुणे। फिर यही प्रक्रिया हम इसमें भी करेंगे, नीचे और ऊपर 100 से जब गुणा करेंगे, देखिए अलग से मैं बता देता हूं, ये होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऊपर नीचे 100 से हम गुणा करते हैं। तो ये 100 क्या करता है कि जब इसमें आप गुणा करेंगे 1.25 का तो हो जाएगा 125, और नीचे ये 100 जो है इसके नीचे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, तो नीचे ये 100 बच जाता है। ये तो हुआ बेसिक वाली बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं आता होगा, मैं जानता हूं, और मुझे उन्हीं बच्चों को लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां पे 5 हो जाएगा और नीचे 100। अब देखिए यहां पे कितने अंक के बाद दशमलव है? कितने अंक के बाद है? 4 अंक के बाद है। तो ऊपर तो हमको 4 ही लिखना है, लेकिन नीचे उतने ही जीरो लिखने हैं जितने अंक के बाद दशमलव मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 25 25 125, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, ये 5 5 25 हो जाएगा, 25 से ये जाएगा 100 कितनी बार में? 4 बार में, ठीक है। 25 से 100 जाएगा 4 बार में। अब देखिए यहां पे 1/4 गुणे 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 4, ये लिख सकते हैं क्या? 10 के घात 4 लिख सकते हैं। अब बताइए जरा मुझे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं?
0.25, 0.25 लिख सकते हैं ना, भाग करके देख लेना, ठीक है। एक में जब 4 से भाग करोगे तो 0.25 आएगा। गुड़े गुड़े ये जो हमारा 10 के घात 4 है, जब हम इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जब हम इसको यहां पे ले जाएंगे तो रहेगा तो 10 के पावर 4 ही, लेकिन -4 हो जाएगा। यहां पे +4 है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा हूं मैं, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो पूछ रहा है कि दो संख्याओं, कौन कौन सी संख्या है भाई, b और 4b, कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या है b, दूसरी संख्या है 4b, ठीक है। अब दोस्तों जो औसत का फार्मूला होता है वो होता है एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज हमको दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, देखिए एवरेज दिया होगा इसमें कहीं, एवरेज कितना दे रखा है, 10 है, ठीक है। यहां पे एवरेज दे रखा है कितना, 10 है, तो इस एवरेज की जगह पे हम 10 रख देंगे। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, तो पहला नंबर क्या है, b है, दूसरा नंबर क्या है, 4b है, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हो गए, 1 और 2, टोटल 2 ही हो गए, ठीक है। इस समय हमसे पूछ रहा है b का वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, इस 2 को ले जाना है इधर, तो ये हो जाएगा 20, और ये जब जुड़ जाएंगे 1b और 4b जुड़ करके हो जाएंगे 5b, 5 से ये गया 4 बार में, तो b का वैल्यू आ गया 4, और यही आपका आंसर, ठीक है। b का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब होगा। अब दोस्तों जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वो है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। देखिए एलसीएम कितना दिया है, 252 और एचसीएफ कितना दे रखा है, 18 है, ठीक है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 90, तो पूछ रहा है संख्याओं का योग पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको x मान के करेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, हमको x मान के नहीं करना, क्योंकि x मान के हम करेंगे आंसर भी आ जाएगा, संतुष्टि मिलेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत लंबा जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों हमको ध्यान ये देना है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद करके चलना है, इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। देखिए पहली संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम और एचसीएफ हमको पता है, ठीक है। अब ये हमको दिया है कि अंतर कितना है, 90 है, तो एक बात हमको जरा ध्यान से देखना होगा कि 252 है और 18 है, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, यानी इन दोनों का गुणा ही तो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 90, तो हमको इन दोनों का फैक्टर ऐसा बनाना है कि उसका अंतर क्या हो, 90 हो। जब 90 अंतर होगा तो उसी को फिर हम जो है उससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या होगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, अगर मैं करता तो शायद अब तक आंसर आ गया होता। देखिए 252 को अगर हम तोड़ना चाहें, ठीक है, 252 को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या हम फैक्टर बना सकते हैं, क्या हम 2 गुणे 126 कर सकते हैं। इसको हम अगर 2 गुणे 126 करें तो, और इस 2 को हम यहां पे ना लिख करके 18 में गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई देखिए इसका भी गुणा जितना करेंगे जो आएगा, इसका भी गुणा जब इसमें करेंगे तो वही आएगा, इन दोनों का गुणा करने पे सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हमको फैक्टर ऐसा बनाना है कि दोनों का अंतर क्या है, 90 आना चाहिए। अब देखिए 126 और 36 का अंतर, 126 में से जब आप 36 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 90 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या हो गया, इन दोनों का अंतर 90 हुआ,
90 हुआ ना। तो 90 कैसे हो गया, यानी कि पहली संख्या ये होगी तो दूसरी संख्या ये होगी। अब पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग। देखिए यहां से हमको संख्या पता चल गया है कि 126 और 36 ही होगा, 126 और 36 ही होगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है भाई, कुछ नहीं करना है, 126 और 36 इन दोनों का आप जोड़ दें, 6 6 12, हाथ में आया 1, 3 1 4 2 6, 162, 162 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 162 कहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया आपको कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको फैक्टर बना लेना है, तुरंत आपको फैक्टर बनाना है। अगर मैं इसको नियम से करता, अब मैं आपको नियम भी बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप ये ना कहो कि सर आप नियम नहीं बताए, आपने केवल जो है कि ये कैसे भी करके बस आपने आंसर ला दिया। देखिए नियम में बताऊंगा, ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। अब यहां पे आप लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, उसके बाद दूसरी संख्या बराबर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स ही होगा ना, या फिर ये छोड़ो आप ये लिख दो, तभी तो भाई दोनों का अंतर 90 होना चाहिए। इसमें दे रखा है कि अंतर कितना होगा दोनों संख्याओं का, 90। तो x प्लस 10 मतलब ये भी x है और दूसरा वाला 90 ज्यादा है, तो दोनों का अंतर 90 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला देख रहे हैं, पहली संख्या क्या है हमारा x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 90, ठीक है। इन दोनों का गुणा और एलसीएम क्या है 252 और गुणे 18। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x, ठीक है। और उसके बाद आप इसका गुणा जब कर देंगे, उसके बाद यहां पे ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। 18 दूना 36 का 6, हाथ में आया 3, 18 पचे 90, 3 93 9, 18 दूना के 36 और 9, 36 और 9 आपका हो जाएगा 45, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे, बहुत लंबा जाएगा, इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने यहां पे डायरेक्ट फैक्टर बनाया था, वो आप यहां पे द्विघात समीकरण बनाने के बाद आप फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर यहां भी बनाना पड़ेगा, फैक्टर वहां भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अगर आप लगा देते तो ये हमारा जो ताम झाम है ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कहूंगा अगर सिलेक्शन लेना है तो वो वाला विधि अपनाइए ज्यादा। और इस तरीके से क्वेश्चन आया है, एसआई में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी, और कांस्टेबल में भी ऐसा जो है कि क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो हमारा आज का वीडियो था आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये सारे टॉपिक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में यूपी पुलिस के, और ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं लेवल बहुत अप रखेगा, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। मैथ मैं आपका तैयार कराऊंगा, मैथ बिल्कुल कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर मैथ मेरा वीक है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर मुझे मैथ नहीं आता, क्या मैं मैथ छोड़ करके चल सकता हूं, क्या मैं जीएस हिंदी और रीजनिंग के भरोसे सिलेक्शन ले सकता हूं? भाई मैथ क्यों छोड़ना, 18 से 20 प्रश्न आएंगे हम उसको भी करेंगे, 18 से 20 प्रश्न आएंगे हम सारे प्रश्न सही करेंगे, ठीक है। और इसमें साथ दूंगा मैं आपका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।